बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बामकसद एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरे साथ हैं अली शेख। आज हमारा जो मौजू है वो है फ़िज़िकल, इमोशनल और सेक्शुअल अब्यूज़, यानी जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और ये तो खैर एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मुसलसल बात करना होगी जब तक कि हमारे माशरे से ख़त्म ना हो जाए या कम ना हो जाए। ये दिन ब दिन हमारे माशरे में इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, जबकि ये इंतहाई एबनॉर्मल बात है और लोगों को अपने बारे में भी पता नहीं है कि वो क्यों ज़हनी दबाव का शिकार हैं और मारपीट पर जल्दी उतर आते हैं। या जिस्मानी तशद्दुद या ज़हनी तशद्दुद के वजूहात क्या हैं और वो होता क्या है और उसके असरात क्या हैं, फ़ौरी असरात क्या हैं, लंबे अरसे तक क्या असरात हैं और फिर उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। जिस्मानी तशद्दुद की अगर तारीफ़ की जाए तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स की दूसरे शख्स पर फ़िज़िकल फ़ोर्स का इस्तेमाल करना, यानी उसको मारना हाथ से या फिर किसी हथियार से और फिर उस रिएक्शन में दूसरे का उससे ज़ख्मी हो जाना, चोट लग जाना, जल जाना या जैसे एसिड अटैक्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे ख़्याल में तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो दीन से दूरी है, गुर्बत है, जहालत है और अदम बर्दाश्त है। अब मैं पूछना चाहूँगी अली से कि ये क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में ये जो तशद्दुद है ये दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस्मानी तशद्दुद इतना ज़्यादा साउथ एशिया के अंदर आम क्यों है। जिस्मानी के अलावा ज़हनी और जिनसी तशद्दुद बेशक इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो यहाँ के नेटिव लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहे हैं, उनकी लॉयल्टीज़ चेंज होती रही हैं, उनकी एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन और एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रही है वक्त के साथ साथ, जिसमें एक जिसको अंग्रेज़ी की कहावत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला आ जाता है। और हमारा जो वो अलर्ट है जिसको कहा जाता है, एक आपके ज़हन के अंदर एक अलर्ट जारी होता है जब आपको किसी चीज़ से खौफ या कोई ख़तरा होता है, तो हमारा वो अलर्ट अभी तक ऑफ हो नहीं सका और हम अपनी आल औलाद के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। और वो सेंस ऑफ एंग्ज़ायटी और वो सेंस ऑफ अलर्ट जो है वो हम लोग विरासत में देते जा रहे हैं। आखिर हमारे अंदर इतनी ज़्यादा ये क्यों है कि हम लोगों के अंदर एक एहसास की कमी है, और एहसास की कमी होने की वजह से हमारे अंदर ये वायलेंस बहुत ज़्यादा आम है। हमने वायलेंस को नॉर्मल समझ लिया। हम बात इस तरह करते हैं कि हम लोग अगर कोई आदमी किसी औरत पे हाथ उठाता है, या माँ-बाप अपनी औलाद पे हाथ उठाते हैं, या बहन अपनी भाई अपनी बहन पे हाथ उठाता है, तो हम उसको नॉर्मल समझते हैं। और अक्सर तो बेटियों को ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप बिल्कुल। इस चीज़ को नॉर्मल बना देंगे और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तो वो औरत या वो लड़की या वो बच्चा उस चीज़ को तस्लीम कर लेगा, और जब उसको तस्लीम कर लेगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। जब वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो आपकी ज़िंदगी का मामूल बन जाएगा। आप ज़हनी तौर पे बीमार होंगे और फिर उसके बाद आप मुल्क को तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान खुद तरक्की नहीं कर सकता। और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रिलेशनशिप्स का है। रिलेशनशिप ख़्वाह वो मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप हो, वो औलाद और वालिदैन का रिलेशनशिप हो, वो आपके ससुराल का रिलेशनशिप हो, वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो। हमारे अंदर एक ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों को ऑब्लाइज करने के लिए हम बहुत सारे काम कर जाते हैं, जो हम पे ज़हनी दबाव ऐसा डालते हैं कि हम उस गुस्से को निकालने के लिए हाथ उठाना बेहतर समझते हैं। या हम जिस तरह आप अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट ले लें, अरेंज्ड नहीं बल्कि फोर्स्ड मैरिज, अंडर एज्ड मैरिज, और फिर उसके अलावा जो बच्चे आप अनप्लान्ड जो पेरेंटहुड है, आप बच्चों पे बच्चे अगर आपके पैदा हो रहे हैं, आप उनको पाल नहीं सकते हैं, आप उनका ख़्याल नहीं कर सकते हैं, तो वो आपसे मुतनफ़्फ़र हो जाएँगे, आप उनसे मुतनफ़्फ़र हो जाएँगे, और एक वक़्त आएगा जब एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद के अलावा और कोई, मेरा ख़्याल है, रास्ता बाकी बचता नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है, हर बिल्कुल, घर में बहुत आम है। तशद्दुद है, हर जगह पे तशद्दुद है और लोग बात करने से बेहतर समझते हैं कि वो मारे। अच्छा, मैं आपकी बात से जो समझी हूँ वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो है वो लोग क्योंकि ये सिलसिला बहुत दूर से चलता हुआ आ जी, रहा है और जो शख्स बचपन में तशद्दुद का शिकार होता रहा है, जी, उसकी बात उसके बुजुर्गों ने, उसके बड़ों ने नहीं सुनी है और उसने अपनी मर्जी से अपना पेशा अडॉप्ट नहीं किया है, जी, उसने अपनी मर्जी से अपनी बीवी या अपना हस्बैंड चूज़ नहीं किया है, उसकी मर्ज़ी से उसके बच्चे नहीं हुए हैं, सब कुछ दूसरों की ख्वाहिश से हुआ है।
तो वो भी फिर एक ऐसा शख्स बन गया है कि जो बड़ा होकर यही काम करे, और उसके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि वो बात करके तो उस मसले को रिजॉल्व करे। अच्छा, जब ऐसा होता है तो अक्सर लोग ये सोचते ही नहीं है कि जिसको उन्होंने मारा है, चाहे हस्बैंड ने बीवी को मारा है या घर में बच्चों को मार पड़ी है या किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी हुई है, हाथ उठा लिया गया है, जैसे कि आजकल रीसेंट वाकयात भी आप देख रहे हैं, और ये हमेशा से होता रहा है। ये तो एक वीडियो वायरल हो गई, कितने घरों में ऐसा होता होगा। तो वो समझते हैं कि ये बस हो गया तो हो गया, फौरी गुस्सा था और ठीक हो जाएगा। जिस शख्स ने मारा है उसने तो अपना गुस्सा निकाल लिया। अब जिसको मार पड़ी है या जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिस्मानी या जिस तरह का भी तशद्दुद हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर फौरी असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। फौरी तौर पर वो ये कर सकता है, बहुत से लोगों ने जिन्होंने मुझसे शेयर किया या मैंने अपने ज़ाती तजर्बे और मुशाहिदे से देखा कि एक, जैसे मैं फैमिली को जानती हूँ, उनके अंदर उनके वालिद को आदत थी कि वो अपनी वाइफ को हर दूसरे तीसरे दिन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाया। तो जिस औरत को घर में मारा जाएगा वो अपने बच्चों की, मैं समझती हूँ कि दुरुस्त तौर पर लुक आफ्टर नहीं कर सकती। फिर उनके घर में ये हुआ कि एक उनका छोटा बच्चा 3-4 साल का इलेक्ट्रिक कूलर के साथ लग के उसकी डेथ हो गई, यानी उसको सही तौर पे नहीं लुक आफ्टर किया गया। फिर उनकी एक बेटी थी, वो कोई पानी वगैरह बॉयल हो रहा था, वो उसके ऊपर गिर गया और वो जल गई। और उन लोगों के आप हालात देखिए कि उन्होंने उसको हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब नहीं समझा और वो जले हुए पेशेंट को गर्मी के मौसम में रखा और हकीम की कोई दवाइयाँ वगैरह वो देते रहे। उस बेटी की उनकी डेथ हुई। फिर उन्होंने फैमिली में शादी की, शादी वाले दिन वो दूल्हा की पिटाई लगा रहे हैं। आप सोचें कि ये भी हमारे माशरे का एक, जब वहाँ पे वो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो वो दूल्हे की पिटाई कर रहे हैं। उस दुल्हन पर क्या असर हो रहा है, वो क्या सोच रही है, वो क्या देख रही है, छोटे बहन भाई क्या देख रहे हैं। फिर घर के अंदर अगर जवान लड़के बहुत ज़्यादा हैं तो वो बाप को देख रहे हैं, तो वो दूसरे भाइयों को मार रहे हैं, बल्कि वो भाभियों को भी मार रहे हैं। यहाँ तक हमारे माशरे में चीज़ें संगीन सूरत हाल। इसी बात पे मैं, इस बात से बल्कि जुड़ती हुई एक बात है मैं करना चाहूँगा कि हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी जो हैं वो औरत की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से औरतें जो हैं वो बज़ाहिर तो शायद करती हों, दिल में आदमियों की रिस्पेक्ट नहीं करती। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अगर कोई मर्द ये समझता है पाकिस्तान में या कहीं पर भी दुनिया में कि वो किसी को मार कर अपनी रिस्पेक्ट करवा लेगा, या अगर कोई खातून समझती है कि वो बच्चे को मार कर अपनी रिस्पेक्ट करवा लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पेक्ट लेवल तब कायम होता है जब आप पेशेंस से दूसरे की बात सुने और उसके ऊपर डिबेट होने दें और फिर उसका सलूशन निकालें कि इसका क्या हल है। और मैंने देखा है कि फौरी भी बड़े खौफनाक असरात हैं। बच्चे या औरतें खाना खाना छोड़ देते हैं। अब जिस शख्स ने 2 दिन खाना नहीं खाया, सोचें उसका क्या हाल होगा। फिर लोग क्या करते हैं, सुइसाइड अटेम्प्ट्स का सोचने लगते हैं कि इससे बेहतर है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो मैं सुइसाइड कर लूँ। फिर लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ पी लें, ऐसी चीज़ खा लें, जैसे कोई जो जहर वगैरह, तो इससे हमारी इंपॉर्टेंस बन जाएगी, आइंदा कोई हम पे हाथ नहीं उठाएगा। उससे वो अपने आप को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा बैठते हैं जिसका कोई इजाला मुमकिन नहीं है। फिर इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को अजियत देने की आदी बन जाते हैं, इस तरह खौफ व हरास में आ जाते हैं। या उनकी सबसे बड़ी बात जो ये है ना कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म होता चला जाता है जब उनको मार पड़ती है और खुद एतमादी उनके अंदर से ख़त्म होती है। ये फौरी असरात हैं और फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आके मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, वो लोगों से बोलना ही छोड़ देते हैं, वो लोगों के साथ बैठना छोड़ देते हैं, उनकी दोस्तियां नहीं होती, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं करते, मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से, हर चीज़ से। इसके अलावा वो उनको कोई खुशी अच्छी नहीं लगती, उनको खुश लोग अच्छे नहीं लगते, एंग्जाइटी हो जाती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और फिर रिसर्च से भी ये बात मेरा ख्याल है प्रूव्ड है कि ऐसे लोग खुद भी ज़्यादातर जो है जिस्मानी तशद्दुद के आदी हो जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं, जब उनमें ताकत आती है तो वो अपने से छोटों को मारते हैं और वो उसी में अपने आप को पूरा करते हैं जो उनके बचपन में रह गया होता है। बिल्कुल। एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये है कि आप ख़ास तौर पे जो वालिदैन और औलाद का रिलेशनशिप है उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं अपनी औलाद को, वो औलाद आगे जाके आपका मुस्तकबिल बनती है, आपके मुल्क का मुस्तकबिल बनती है, आपके दीन का मुस्तकबिल बनती है। तो हमारे सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पहले 15-16 साल 17 साल आप बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते जिसकी उसको ज़रूरत होती है, उसको वो मोहब्बत, उसको वो हिद्दत नहीं दे पाते जिसकी उसको ज़रूरत होती है, और दीन की समझ नहीं देते, सबसे ज़रूरी बात। तो उसके बाद 16-17 साल बाद जब आप उस बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करते हैं
और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा बागी हो जाता है। वो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा और वो, मेरा ख़्याल है, अपने लिहाज से एक ठीक स्टैंस पे खड़ा है, वो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि आपका और उसका वो रिलेशनशिप नहीं है। आपने उसके साथ वो दोस्ती और वो रिश्ता पैदा नहीं किया कि जिसमें आप दोनों के अंदर एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस ऑफ डिस्कशन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ की कि आपने एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। देखिए, जब आप बच्चे को मारेंगे जी। तो वो आपके साथ बात नहीं करेगा, वो आपसे खौफजदा हो जाएगा, जी। आपसे डर जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा नहीं आ रहा। जी। तो वो कैसे अपनी बात करेगा और कैसे आपसे क्लोज होगा? वो तो दूरी आप ऐसी बढ़ा लेंगे जो जी। पूरी उम्र भी आप कोशिश करेंगे तो वो दूरी दूर नहीं बिल्कुल। होगी। और ये हमारी सोसाइटी में एक साइकिल है। इस साइकिल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और इस साइकिल को बल्कि विशियस साइकिल कहा जाएगा, क्योंकि इस साइकिल का कोई एंड नहीं है। अगर एक इंसान, एक आदमी, एक मर्द अपने बॉस से बेइज्जत होकर वापस घर आता है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने आप को मजबूत और अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए, अपनी ज़ात को और अपनी नफ्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए औरत पे हाथ उठाता है। वो औरत अपनी नफ्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए अपनी औलाद पे हाथ उठाती है। बिल्कुल। वो औलाद बाहर निकल के दूसरे बच्चे पे हाथ उठाती है, बड़ों पे हाथ उठाती है। वो बच्चे बड़े होकर फिर अपनी मुलाज़मीन के ऊपर हाथ उठाते हैं, फिर अपने अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं, बिल्कुल। अपनी बेगमात पे हाथ उठाते हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि चलती जाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पे कोई स्टॉप नहीं लगाएगा। जी, हमारा आज का मकसद यही है कि इस साइकिल को अगर मुकम्मल तौर पर नहीं रोका जाता तो कुछ हद तक इसमें कमी आए और इस पे हम मुसलसल बात करते रहेंगे और सोसाइटी में और लोगों को भी शामिल करेंगे ताकि लोगों को आदत हो कि इस पे बात करें और जी। बात करने से वो अपने जो भी उनके इस तरह के इश्यूज हैं जिससे वो तशद्दुद पर उतरते हैं, तशद्दुद पसंदी को ख़त्म किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रेमेडीज़ हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जैसे सुइसाइड कमिट करना? और आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे सोचे समझे बगैर सुइसाइड कर लेते हैं और फिर बाद में माँ बाप पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो किस तरह हम इसका इलाज, जैसे बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ तक मैं देखती हूँ तो उनके पास काउंसलिंग के इदारे हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे सेफ होम्स हैं कि अगर औरत पर तशद्दुद हुआ है वो जाके वहाँ पे सेफ होम में गवर्नमेंट के पास चली जाए, जब तक काउंसलिंग नहीं होती, जब तक हस्बैंड को समझाया नहीं जाता, वापस नहीं आती, बच्चे जा सकते हैं, बूढ़े जा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई घर में एक दूसरे को मार भी ले, पुलिस भी कहती है अच्छा बाप ने मारा है, भाई ने मारा है तो क्या हो गया, ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, घरेलू मामला है, पुलिस भी बेचारी कुछ नहीं करती, कोई इदारा हमारे पास है नहीं। और औरतों को तो खैर आम तौर पे कहा जाता है कि हस्बैंड ने मारा है तो कोई बात नहीं, चुप कर जाओ, उसकी इज्जत का सवाल है। सास भी कहती है, ससुर भी कहते हैं चुप कर जाओ, किसी से बात ना करना, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लेटेस्ट एक वीडियो में देख रही थी कि कोई साहब कह रहे थे कि अगर बहू पर कोई तशद्दुद हो तो उनको कोई बात जाकर कहीं पर नहीं बतानी चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ कि बात होगी तो हम लोग इन चीज़ों का हल ढूंढ सकेंगे और मैं समझती हूँ कि ये जो बात ना होने की सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम लोगों को लेबल करने की भी बहुत ज़्यादा आदत है, जजमेंटल होने की बहुत ज़्यादा आदत है। हो सकता है कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के एक खास स्पेसिफिक हिस्से में कुछ अरसे के लिए ऐसे करता हो और वो ठीक हो सकता हो, उसको समझाया जाए तो वो ठीक हो जाए। जैसे कि आमतौर पे मैं देखती हूँ कि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बदजुबानी पे उतरती हैं तो मर्द हाथ उठाते हैं। अब खातून की काउंसलिंग की जाए, उसके पास कोई ऐसे मशागल हों, हॉबीज़ हों कि वो बिज़ी रहे तो वो मर्द के साथ रिस्पेक्टफुली डील करे, फिर मर्द को समझाया जाए कि वो रिस्पेक्टफुल हो जाए। तो ये हो सकता है कि काउंसलिंग से फैमिली मेंबर्स ही काउंसलिंग कर दें या कोई इदारे जब तक नहीं बनते या कुछ इस तरह से है, या हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दें। तो लेकिन होता क्या है कि अगर किसी की कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो फैमिली मेंबर्स, वो लोग जिनसे डिस्कस किया जाता है, वो सीक्रेट नहीं रखते और वो फिर लेबल कर देते हैं कि फलां वक्त में आपने ऐसे किया था, आप तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वो नस्लों तक बात होती चली जाती है, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। काउंसलर का मतलब ये है कि वो आपके सीक्रेट को रखे और आपके साथ बात करे और वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ना कि वो इधर उधर बात कर दे। तो ये और क्या रेमेडीज ऐसी हो सकती हैं जिससे हमारे पाकिस्तान में जिस्मानी तशद्दुद को रोका जा सके और कम किया जा सके? जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़, प्राइमरी चीज़ है ज़ब्त। अपनी नफ्स का ज़ब्त, अपनी ज़ात का ज़ब्त, अपनी ज़बान का ज़ब्त और अपने हाथ का ज़ब्त। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम अपने आप के अंदर एक तहम्मुल पैदा करें, एक पेशेंस लेके आएँ और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब तक एक इंसान तहम्मुल और एक इंसान पेशेंस के साथ काम नहीं लेगा, तब तक दूसरा इंसान भी नहीं ले सकता और कोई किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी इस चीज़ में। जब आप एक चीज़ का जवाब देना बंद कर देंगे, एक चीज़ का रिएक्शन देना बंद कर देंगे और जिसका मतलब तशद्दुद नहीं है, जिसका मतलब किसी किस्म के नेगेटिव रिस्पॉन्स का जवाब देना आप बंद कर देंगे,
उसके बाद उस इंसान को जो आप पे तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा है, उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि इस बंदे को मेरी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, या इस बंदे को मेरी बात से ये अफजल हो चुका है, तो वो फिर उस चीज़ से पीछे हट जाएगा। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है अपने अंदर अपने आप को बिज़ी करना, अपने लिए मशगलात पैदा करना, अपने आप को उन चीज़ों में मसरूफ़ करना जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। जब आपका ज़हन खुश होगा, आपकी तबीयत खुश होगी, तो आपका ध्यान इन नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम जाएगा, जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम है ये चीज़। एक क्या क्या कहा जा सकता है, शॉर्टेज है ऑफ हैप्पीनेस। एक सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने मसलों में इतने उलझ चुके हैं कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ गई है। हम लोग अब एक साइकिल की तरह, एक मशीन की तरह चलते रहते हैं और उस मशीन की तरह हम अपने सारे काम करते रहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब हमें वो खुशी नहीं मिलती जिसकी हम तलाश में हैं, तो फिर हम लोग तशद्दुद का रास्ता अपना लेते हैं। एक और बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए, रिश्तों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि उन रिश्तों के अंदर सिवाय तशद्दुद के, जो कि ख़्वाह जिनसी हो, जिस्मानी हो या ज़हनी हो, और कुछ भी नहीं है, तो आपको उन रिश्तों से किनारा इख्तियार कर लेना चाहिए। जो कि मियाँ बीवी का रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं आपका ससुराल हो सकता है। कोशिश करें रिश्ते बनाने की, लेकिन जब आपको नज़र आता है कि वो दूसरी तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या आपके और उनके रिलेशनशिप टॉक्सिविटी पैदा हो रही है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन रहा है, तो आप किनारा इख्तियार कर लें और उस रिश्ते को वक्त दें, या उस रिश्ते को अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ख़त्म कर दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। रिश्तों को निभाने के लिए ख्वाह वो पेरेंट्स और बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, या कोई भी हो, या मुलाजमीन हो, या आप जॉब करते हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, अल्लाह ताला ने हर एक के मिजाज को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। और अच्छा रिलेशनशिप डेवलप तभी होता है जब आप सब्र तहम्मुल से और गौर व फिक्र से दूसरे की बात सुने, उसको भी अहमियत दें और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और उसके ऊपर भी सोचें। अगर आप अंदर से सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही होना चाहिए, दूसरे की कोई अहमियत नहीं है, तो रिश्ता आप कभी भी नहीं निभा सकेंगे, चाहे आपके साथ कोई भी हो। तो आप दूसरों के साथ रिश्ते निभाने के लिए सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, सब्र तहम्मुल का दामन ना छोड़ें और तशद्दुद का रास्ता बिल्कुल भी इख्तियार ना करें। चाहे कई दिन लग जाएं आपको कोई मामला सुलझाने में, तो आराम से पेशेंस के साथ उस मामले को सुलझाएं। फिर देखें आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते हैं वो किस तरह आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया।